हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद्या शिक्षा पर। भाषा रटने से नहीं समझने से आती है। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। वो है हिमालय की बेटियाँ। हिमालय की बेटियों से तात्पर्य है नदियों से, हिमालय से निकलने वाली नदियों से, कि वो किस तरह से हिमालय से निकलती हैं और किस तरह वो मैदानों में पहुंचती हैं, उनकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। उनकी 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? पहली उनकी बाल्यावस्था, सेकंड उनकी युवा अवस्था और तीसरी है वृद्ध अवस्था। नदियों की 3 अवस्थाएं होती हैं। जीके का क्वेश्चन है ये। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 12, हिमालय की बेटियां। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। ये कौन कह रहे हैं? ये कौन कह रहे हैं? हमारे लेखक नागार्जुन। वो कह रहे हैं कि मैंने अभी तक इन नदियों को दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत और अपने आप में खोई हुई लगती थी। कहाँ? ये मैदानों में, ठीक है। कैसी लगती थी? वहाँ वो बहुत गंभीर, शांत और अपने ही आप में खोई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वह प्रतीत होती थी। संभ्रांत यानी कि सभ्य महिला की भांति प्रतीत होती थी। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। मतलब मैं उनकी बहुत ज़्यादा जो है इज्जत करता था, उनको आदर देता था कि वो एक सभ्य महिला की तरह शांत और गंभीर नज़र आ रही हैं। कहाँ? मैदानों में। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता था। जिस तरह से एक बालक अपनी माँ और दादी, मौसी, मामी की गोद में खेलता है, मैं उसी तरह उनकी लहरों के बीच जाकर डुबकियाँ लगाया करता था। कौन कह रहा है? कह रहे हैं हमारे लेखक नागार्जुन। किन की डुबकियाँ लगाते थे? नदियों की। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वह कुछ और रूप में सामने थी। हिमालय कंधे यानी कि जब मैं हिमालय की चढ़ाई चढ़ के ऊपर पहुंचा तो क्या है, ये नदियाँ किसी और ही रूप में थी। मैं हैरान था कि ये दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे हो जाती हैं। क्योंकि जब पहाड़ों से नदियाँ निकलती हैं तो उनकी जो है एक अलग ही रूप होता है। बहुत पतली दुबली सी धाराएं होती हैं, शीतल जल होता है और एक नटखट बालक की तरह क्या है, कुदान मचाती हुई वो आगे की तरफ भाग रही होती हैं। ये उनकी कौन सी अवस्था होती है? उनकी बाल्य अवस्था होती है। ये जो कह रहे हैं हमारे लेखक, जब मैं हिमालय के ऊपर चढ़ा यानी कि हिमालय की चढ़ाई चढ़ के जब मैं पहुंचा जहां से नदियां निकल रही थी, तो मैं उनकी क्या है ये देखकर हैरान था। ये तो कुछ और ही थी, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। उनकी उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, उनकी ये भाव भंगी, उनका ये उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। मतलब हमारे जो लेखक हैं वो जब हिमालय पर पहुँचे तो वहाँ पर नदियों का अलग ही रूप था। वहाँ उनकी चुलबुलाहट थी, चंचलता थी। और क्या है, उनके जो जो चंचलता थी, उनका खिलखिलाकर हंसना था। और उनके जो एक्सप्रेशन थे, किसके? नदियों के। वो ये सोच रहे हैं आखिर ये मैदानों में जाकर कहाँ गायब हो जाता है। वहाँ तो ऐसा कुछ होता नहीं है। वहाँ तो एक ही सभ्य स्त्री की तरह एकदम शांत सी प्रतीत होती हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर, ठीक है। वो कह रहे हैं जब मैं किसी लड़की को देखूँ या फिर किसी कली को, सुंदर सी कली को देखूँ, तो उसमें मेरा ध्यान अटक जाता है और इतना कौतूहल और इतना अचंभा तभी भी मेरे मन में नहीं होता है जितना इन हिमालय की बेटियों की क्या है, बाल लीला को देखकर हो रहा है। कहाँ से भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता को विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त ही है तो वह कौन होगा जिस इनकी प्यास मिटा सकेगा। वो कह रहे हैं कि आखिर जब हम कहीं जाते हैं अपने घर से निकलकर, तो कहीं ना कहीं जाने का हमारा एक पॉइंट होता है, कोई ना कोई लक्ष्य होता है कि भाई हमें स्कूल जाना है, मार्केट जाना है, किसी रिलेटिव के घर जाना है, तो कुछ ना कुछ सोच कर ही निकलते हैं। तो वो अपने आप से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आखिर इनको कहाँ जाना है, ये कहाँ भागी जा रही हैं जिसने इन्हें इतना बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता, उनके पिता कौन है? हिमालय। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका मन जो है वो शांत नहीं है, तो आखिर वो कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा।
बर्फ जली नंगी पहाड़ियाँ, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियाँ, मधुर अधिकताएं, सरबत उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। वहाँ से निकलने के लिए जब ये बर्फ़ की नंगी पहाड़ियाँ हैं और छोटे छोटे पौधे हैं और ये जो सब्ज उपकाएँ हैं या मतलब घास है, ये वो क्या है, उनका ऐसा लग रहा है जैसे कि उनके खेलने की कोई क्या है मैदान हो, उनके खेलने की कोई जगह है। खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेद केल के जंगलों में जाकर पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। जब ये हिमालय से थोड़ी दूर जाती हैं, आगे निकल जाती हैं, तो क्या है, वहाँ चीड़ के पेड़ हैं, सफ़ेदे के पेड़ हैं, चिनार के पेड़ हैं, केल हैं, जंगल हैं, देवदार के पेड़ हैं। तो जब ये वहाँ पहुँचती होंगी तो क्या है, इनको अपने बचपन की यादें आती होंगी और इनको क्या है, अपने घर के याद सताती होगी। जब ये क्या है, बाल्य अवस्था से युवा अवस्था के अंदर जो कदम रखती हैं। ये सभी के साथ होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनके अंदर अलग चंचलता होती है, नटखटपन होता है, और जब वो बड़े होते चले जाते हैं तो क्या अपने बचपन की यादें याद करते चले जाते हैं। आप लोगों के साथ होता होगा ना इस तरह से। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। मतलब कौन जाने, कोई जाकर तो पूछे कि हिमालय जो है अपनी इन नटखट बेटियों को किस तरह से याद कर रहा है। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। नागार्जुन कह रहे हैं कि कोई जाकर उत्तर में जो हिमालय की चोटियां हैं वहाँ पर केवल सन्नाटे और मौन होने के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ से उसकी बेटियां जा चुकी हैं। तो क्या है, सिर्फ एक सन्नाटा पसरा हुआ है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, यकुभा, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। मतलब ये बता रहे हैं कि सिंधु और ब्रह्मपुत्र इतनी दो बहुत बड़ी नदियां हैं और उनके साथ ही ये छोटी छोटी सारी नदियां क्या है, आंखों के सामने आने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। वो कह रहे हैं कि ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र चाहे जितनी भी बड़ी हो, ये कुछ नहीं है। ये केवल क्या है, ये हिमालय की जो बर्फ़ पिघलती है उसकी एक एक बूंद जो इकट्ठा होकर इनके अंदर जाकर मिलती है, इसी से ये दो बहुत बड़ी नदियाँ बनती हैं और समुद्र की ओर प्रवाहित होती हैं। होता है ना, जब बच्चा स्वयं कहाँ होता है, जब उनके पिता उनके लिए खड़े होते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, तभी तो बच्चा को क्या है, आगे बढ़ने योग्य होता है, अपने पैरों पे स्वयं खड़े होने योग्य होता है। तो पिता के बिना तो बालक कुछ है ही नहीं। उसी में क्या है, हिमालय को जो पिता का और जो नदियां हैं उनको बेटियों के रूप में हमने माना है। आगे बता रहे हैं ये, कितनी सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसमें पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। वो कह रहे हैं कि वो समुद्र कितना भाग्यशाली है जो उत्तर दिशा से आने वाले हिमालय की ये दोनों बेटियां जो दक्षिण में जाकर उनके पास पहुंचती हैं और उनको उनका क्या है, हाथ पकड़ने का सौभाग्य मिलता है और वो समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। जिन्होंने मैदानों में इन नदियों को देखा है उनका ख्याल में शायद ही ये बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। कह रहे हैं कि जिन्होंने पहाड़ों पर, जो लोग पहाड़ों पर नहीं गए हैं और जिन्होंने पहाड़ों पर जाकर नदियों को नहीं देखा है कि वो किस तरह से हिमालय की गोद से निकलती हैं, तो उनको शायद इस चीज़ का एहसास नहीं होगा कि वो किस तरह से एक छोटे बच्ची की तरह, एक छोटे बालक की तरह क्या है, पिता की गोद में यानी कि हिमालय की गोद में खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नक धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षण भले ना हो। क्या कह रहे हैं, बच्ची जो है बच्चों की तरह खेलने वाली इन कुदान मचाने वाली नदियों का जो ये रूप है, जो पहाड़ों पर लोग रहते हैं, हो सकता है उनके लिए आकर्षक ना हो, उनको क्या है, उनको रेगुलर लगता हो और हमेशा देखते होंगे तो उनके लिए कुछ ज़्यादा आकर्षक ना हो। लेकिन
मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। अब क्या है, यहाँ पर लेखक जो है बेटी, दामाद और ससुर के इस सुंदर रिश्ते के रूप में इन नदियों को क्या है जो है बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे जब मैं जो है हिमालय पर गया तो मुझे देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि एक बालक जब बड़े होकर धीरे धीरे वो मैदान में आता है, अपनी युवावस्था में आती है, तो क्या है पिता उसका विवाह करके उसे ससुराल की ओर भेज रहा है। और जब वो ससुराल पहुंचती हैं तो क्या है अपने पति के पास पहुंच जाती है। उनका पति किसी को बताया उन्होंने, समुद्र को। तो कह रहे हैं समुद्र को और हिमालय को मुझे ससुर दामाद का जो है रिश्ता देने में ज़रा भी झिझक नहीं होती। जब बेटी का जो पति होता है वो दामाद ही होता है और पिता जो है ससुर होता है, तो हिमालय और क्या है समुद्र को उन्होंने दामाद और जो है ससुर की संज्ञा दी है। कालिदास के विरह यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा कि वेत्रवती या बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान दे दी जाना। वो कह रहे हैं कि कालिदास जो थे उनकी कहानी थी, उसमें क्या है मेघदूत के अंदर उन्होंने बादल के द्वारा अपनी प्रेमिका को संदेश भेजा था। उसी तरह से क्या है वो नदियों के प्रति भी यही बात कह रहे हैं, तुम्हारी वे प्रेसी तुम्हें जाकर पाकर अवश्य ही प्रसन्न हो जाएगी। वो बादलों से कह रहे हैं, किसको? नदियों को। क्या है प्रेमिका का रूप देते हुए, प्रेसी यानी कि प्रेमिका का रूप दिखाते हुए बादलों से कह रहे हैं कि तुम वहां जाओ और जाकर वो तुम्हारी प्रेमिका प्रसन्न हो जाएगी। इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई। जब मैंने ये चंचल नदियाँ देखी तो ये कालिदास की ये बात मुझे अचानक से याद आ गई और सोचा कि शायद वह उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी इन नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा, क्योंकि वहां पर दोनों ही जगह उनका रूप अलग अलग होता है। और आगे वो कहते हैं कि काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, यानी कि सारी जो है जगत की माता कहा है। नदियों को गंगा मैया या यमुना मैया माता के रूप में मानते हैं नहीं, उसी तरह से वो कह रहे हैं लोक माता कहा है। किंतु माता बनने से पहले यदि हम उन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। वो कह रहे हैं कि माता तो वो है ही, परंतु जब हम अगर उनको अपनी बेटियों के रूप में देखें तो उसमें हर्ज ही क्या है। और थोड़ा और चले इन्हीं में अगर हम प्रेसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। मतलब अगर बहन से भी अलग हटकर हम उनको प्रेसी यानी कि अपनी प्रेमिका के रूप में रहेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा और अच्छे से हम उनको समझ पाएंगे। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान इतने कविकर ने इन नदियों को दिया है। क्या कह रहे हैं, कितने ही कवियों ने इन्हें बहन का स्थान दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी ही भावना हुई थी। कवि कह रहे हैं कि मेरे साथ भी ऐसा ही एक दिन हुआ था। लोलिट यानी कि तिब्बत की बात है, मन उचट गया, तबीयत ढीली थी। मतलब बहुत ज़्यादा माइंड डिस्टर्ब था और क्या है उसकी वजह से बॉडी काम नहीं कर रही थी। सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। और क्या है अपनी थकान को दूर करने के लिए लेखक ने क्या किया, उन्होंने पानी के अंदर पैर को लटका दिया। थोड़ी ही देर में क्या हुआ, थोड़ी देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया और मैं लगा गुनगुनाने। जैसे ही उन्होंने वो पानी के अंदर पैर डालकर बैठे तो क्या है उस जल ने अपना असर दिखाना आरंभ कर दिया और उनको फ्रेशनेस आने लगी। जो एकदम से मन जो उनका व्याकुल था, बेचैन था, तबीयत ढीली थी, उनका दिल नहीं लग रहा था किसी काम में भी, तो क्या है उस पानी से उनको फ्रेशनेस आ गई और क्या है वो अचानक से ही एक गीत गुनगुनाने लगे। जय हो सचलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी। क्या है कवि ने जैसे ही मन को उनको तरोताज़गी मिली तो उन्होंने क्या है गुनगुनाना आरंभ कर दिया। वो कहने लगे कि बहन सतलज तुम्हारी जय हो और तुम्हारी लीला जो है बहुत ही अपरंपार है। हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊँ मैं तुम पर बलिहारी। और मैं तुम्हारी बलाएं लेता हूँ, तुम्हारे ऊपर बलिहारी जाता हूँ। क्या है तुम्हारे वजह से, तुम्हारे शुद्ध जल की वजह से मेरा मन जो है
वो शीतल हो गया और मेरे ऊपर जो खुमारी थी वो हट गई है। यानी कि जो एक आलस आ रहा था, वो जो एक मन जो है तबीयत ढीली ढीली थी, मन उचट रहा था, वो ख़त्म हो गया है। तुम बेटी ये बाप हिमालय चिंतित पर तुम चुपचाप हिमालय, और तुम बेटी हो और तुम्हारे पिता हिमालय हैं, और वो तुम वहाँ से हिमालय की गोद से आगे बढ़ती चली जा रही हो, इसलिए वो एक पिता की तरह चिंतित है परंतु चुपचाप है। प्रकृति नटी के चित्रित तट पर अनुपम अद्भुत छाप तुम्हारी, और इस प्रकृति के जो रूप पर जो है नाटक यानी नटों का जो नाटक चित्रण प्रस्तुत हो रहा है उस पर तुम्हारी एक अद्भुत ही छाप है, और हिमालय का जो है अनुपम ही अलग ही दिखाई दे रहा है। और बहन सतलज तुम्हारी जय हो। तो क्या है, इसमें नागार्जुन ने एक निबंध के अंदर हमें पूरी नदी के एक सुंदर सुंदर चित्रण को प्रस्तुत किया है। जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे आंखों के सामने सब कुछ ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल हमारे सामने पूरी एक स्टोरी चल रही है, लग रहा था ना। तो क्या है, इतना सुंदर चित्रण था कि बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जो पढ़ने में बहुत मज़ा आया। तो आप लोगों को अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा, फ़ौरन मिलेगा। और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। धन्यवाद।